अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अलाउद्दीन और गोंजा के सामने मंगोल खड़े होते हैं। अलाउद्दीन मंगोल कमांडर से कहता है, घटिया कुत्ते, तो तुमने हमें सूंघ लिया, गोंजा पीछे रहना। कमांडर कहता है, शहजादे अलाउद्दीन, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे और तलवार नीचे नहीं रख रही तो कम से कम अपनी खातून के बारे में तो सोचो। अलाउद्दीन पलटता है तो एक मंगोल घुड़सवार गोंजा की जानिब बढ़ रहा होता है। अलाउद्दीन के आगे बढ़ते साथ ही मंगोल उसके गले में रस्सी डाल देता है और फिर अपना घोड़ा दौड़ा देता है। गोंजा मुजामत करती है तो उसे भी काबू कर लिया जाता है। अलाउद्दीन को कुछ देर घसीटने के बाद ही उठा लिया जाता है तो अलाउद्दीन कमांडर से कहता है, खातून को छोड़ दो और लड़ना है तो मुझसे लड़ो। गोंजा कहती है, हमें छोड़ दो वरना तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो सामने आने वाला लोकचार कहता है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले मंगोल वही हैं जो दूसरों से हिसाब किताब लेते हैं। सरदार, तुम्हारा एक और दोस्त भी हमारी कैद में है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे दोस्ती खत्म होती है। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन हलीमा से मिलवाऊंगा। अलाउद्दीन कहता है, मेरी बहन हलीमा का पीछा छोड़ दो, मेरी खातून को भी छोड़ दो, मर्द बनो और मर्द की तरह मुकाबला करो। लोकचार के हुक्म पर सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एक बजंतनी घुड़सवार वहां पहुंचता है और कमांडर से कहता है, मैं ग्लाडियोस की तरफ से खबर लाया हूँ। कमांडर उसे लोकचार के सामने घुटनों के बल कर देता है तो लोकचार कहता है, छोटे परिंदे बोलो। सिपाही कहता है, ग्लाडियोस ने उस्मान साहब के सदरान पे हमला किया, वो आपके ताउन का इंतजार कर रहा है। लोकचार पूछता है, वो कहाँ पर है? तो सिपाही कहता है, तो शान के मुकाम पर। लोकचार कहता है, अगर उस्मान इस घात में मर गया तो जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद बुरसा की बारी आएगी। ये कहते साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में बाला खातून हलीमा और फातिमा से कहती है, हम जब तक इन लांती मंगोलों से जान नहीं छुड़ा लेते कबीले से कोई भी अकेला नहीं जाएगा। फातिमा कहती है, इंशाल्लाह मेरे भाई से सलामत वापस आ जाएंगे। ये कहकर फातिमा जैसे ही आगे बढ़ती है, हलीमा बाला खातून से पूछती है, बाला खातून अलाउद्दीन साहब क्यों गए हैं? फातिमा पलटते हुए कहती है, बाला खातून, हाँ तो तुम माँ नहीं कह सकती। बाला खातून उसे खामोश करवाती है तो फातिमा कहती है, माँ ये आपको माँ भी नहीं कह सकती, लेकिन ये सोफिया को आसानी से अपनी खाला कह सकती है, ये जानने के बावजूद भी कि उसने क्या किया। ये सुनकर अलजन कहती है, ये इन बातों का वक्त नहीं है फातिमा। फातिमा कहती है, फिर सही वक्त कब आएगा आपा? हलीमा, जब तक तुम्हें सोफिया की याद आती है उसके साथ ही रहो। हलीमा कहती है, मैंने उन्हें माफ नहीं किया। जवाब में फातिमा कहती है, माफ नहीं किया तो क्या तुमने उसकी जान लेनी है? तुम भाई भी नहीं कह सकती और अलाउद्दीन साहब कहती हो, तुम्हारी वजह से हमारा खानदान टूट गया। हलीमा कहती है, मैं उनमें से नहीं हूँ। जवाब में फातिमा कहती है, लेकिन तुम हम में से भी नहीं हो। यह सुनकर बाला खातून गुस्से में उससे कहती है, फातिमा यहीं पे रुक जाओ, ये खानदान अब बहनों के दरमियान एक और लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फातिमा कहती है, मेरी कोई बहन नहीं है। ये कहते साथ ही फातिमा वहां से चली जाती है और बाला खातून हलीमा से प्यार करते हुए कहती है, मेरी बेटी अपनी बहन से नाराज ना होना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अभी जो कुछ हुआ है। तो हलीमा एकदम से कहती है, लेकिन वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है ना, उसे अपनी बहन के लिए मुनासिब नहीं लगेगा। वो ठीक कह रही है, मैंने आप सबको धोखा दिया है, मैंने गद्दारी की है, मैंने आपको भी बेवकूफ बनाया है अलजन खातून, मैंने सबको बेवकूफ बनाया है। अगर आप इस जगह पे होती तो क्या आप दोबारा मुझ पे भरोसा करती? यह सुनते साथ ही बाला खातून उसे गले लगा लेती हैं। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। यह देखते साथ ही उस्मान साहब एकदम घोड़े से उतर जाते हैं और सिपाहियों के पास जाकर कहते हैं, ये हसन साहब और कोजा साहब के जंगजू हैं, उन्होंने इन्हें मार डाला। बुरहान कहता है, ये वो सब बहादुर हैं जो कराकोल चौकी से रवाना हुए थे मेरे हुजूर, ये सब शहीद हो गए। आइकुत कहता है, सदरान यहाँ पे नहीं है हुजूर। तो बुरहान कहता है, यहाँ नहीं है तो कहाँ गए हैं? उस्मान साहब इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि उन्हें कोजा सरदार की रखी हुई म्यान नजर आती है, जिसे उठाते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क हथियार, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। वो यकीनी तौर पे इस तरफ गए हैं। फिर निशानात देखते हुए कहते हैं, लेकिन कुफार उनके पीछे गए हैं। बुरहान पूछता है, हुजूर आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने कोई जाल बिछाया है? तो उस्मान साहब कहते हैं, ग्लाडियोस का सदरान को मारने का इरादा नहीं है, उसकी नीयत है कि वो उन्हें वहां लेकर जाए जहां वो चाहता है। ग्लाडियोस हमारी तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से हरकत कर रहा है। ग्लाडियोस अब मैं समझ गया कि तुम्हारी नीयत क्या है। सोफिया ने बुरसा की हिफाजत के लिए हलीमा को छोड़ दिया, तो ग्लाडियोस ऐसा क्यों कर रहा है? वो शहंशाह का हुक्म क्यों नहीं मान रहा? ग्लाडियोस का मकसद मुख्तलिफ है। सोफिया बुरसा की हिफाजत करना चाहती है, लेकिन ग्लाडियोस बुरसा पे हुकूमत करना चाहता है। अगर वो शहंशाह के हुक्म पर अमल करता है तो वो बुरसा का गवर्नर नहीं बनेगा, तो इसलिए वो मंगोलों के साथ इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ लड़ रहा है, ख्वाह वो उनके हुक्म के मातहत ही क्यों ना हो। वो तब भी बुरसा का गवर्नर बनना चाहता है। आइकुत कहता है, हुजूर अगर वो मुत्तहिद हो गए तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें अब क्या करना चाहिए? उस्मान साहब कहते हैं, ग्लाडियोस के पास अभी ज्यादा फौजी नहीं है, लेकिन वो यकीनन उलुकचार के साथ ही रहेगा। वो एक जाल से निकलकर दूसरे में फंसेगा, लेकिन हम उन पर झपट पड़ेंगे। घोड़े छुपा दो, हम पैदल ही उनके पीछे जाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उधर रुहान उस मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे अलाउद्दीन पे हमला हुआ था। निशानात देखते हुए जेर कुतै कहता है, यहाँ कुछ और घोड़ों के निशान हैं। रुहान कहता है, वो अकेले नहीं है, साफ जाहिर है। इसलिए हमें घोड़ा भागता भागता आता है, जिसे देखते हुए जेर कुतै कहता है, ये तो शहजादे का घोड़ा है। घोड़े को देखते हुए रुहान कहता है, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, हम उसे ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। अलाउद्दीन का घोड़ा हमें उन तक ले जाएगा, घोड़े को आजाद छोड़ दो। घोड़ा छुड़ते साथ ही भाग पड़ता है और वो सब उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। कबीले में फातिमा गुस्से में बाला खातून के पास आती है और उनसे कहती है, माँ मेरा ख्याल है कि आपको कुछ सिपाहियों को निगरानी पर रखना चाहिए। आपको मालूम है
کہ ایک بار کا جاسوس ہمیشہ کے لیے جاسوس۔ بالا خاتون اسے خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہیں تو فاطمہ کہتی ہے ماں کیا میں کبھی ان تمام تکلیفوں کو بھول سکتی ہوں؟ کیا مجھے انجان بن جانا چاہیے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ سب اس ناگن صوفیہ نے کیا ہے۔ تمہاری بہن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں بڑی بہن کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا اور تم اسے دور نہیں ہوگی۔ بیگم کا سپاہی پاس سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہے تم دونوں مل کر کھانا بناؤ گی؟ تو فاطمہ کہتی ہے ماں میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر بالا خاتون کہتی ہیں چلو بیٹی اپنی بہن کو بلاؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب چھپتے چھپاتے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں جہاں پہ سردار حسن اور کوجا بندے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی بھی حفاظت پہ تعینات ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے بران کہتا ہے حضور آپ ٹھیک فرما رہے تھے، ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے انہوں نے انہیں قید کیا۔ ایکوت کہتا ہے گلاڈیوس آس پاس نہیں ہے، چلیں اس کے آدمی کو مار ڈالتے ہیں اور سرداروں کو بچا لیتے ہیں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں۔ توران پوچھتا ہے لیکن کیوں؟ تو عثمان صاحب لوگ چار کو آتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو ذرا اس لیے۔ انہیں دیکھتے ہوئے بران کہتا ہے تعداد میں یہ زیادہ ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے اندھا دھند حملہ کیا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توران اور بران تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، ہم چپکے سے صدران کو لے جائیں گے۔ ایکوت پوچھتا ہے ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم واپسی کے راستے میں جال بچھاؤ گے، جب وہ واپس آئیں گے تو ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں حلیمہ کے ساتھ موجود فاطمہ ساگ اکٹھا کر رہی ہوتی ہے۔ ٹوکری اٹھائے حلیمہ ایک جانب کھڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے کیا میں تمہیں ساتھ اس لیے لائی ہوں کہ تم فارغ کھڑی رہو؟ تھوڑی مدد کرو، ہمیں جلدی واپس جانا چاہیے، چلو تم بھی ساگ چنو جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ آگے بڑھتی ہے، پھر کھڑے ہو کر کہتی ہے مجھے ادھر سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے رکو، اس طرف ایک گڑھا ہے، تم گر جاؤ گی اور کوئی حرکت کر بیٹھو گی۔ پھر ایک دم سے انداز بدلتے ہوئے کہتی ہے اگر گرنا چاہتی ہو تو جاؤ، میں نے بالا ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گی، ورنہ مجھے تم جیسے غدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے تو پھر مجھے تنگ مت کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فاطمہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہتی ہے رکو رکو کہاں جا رہی ہو؟ حلیمہ دگنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ گڑھے کے پاس پہنچتی ہے، فاطمہ اسے روکتی ہے مگر حلیمہ فاطمہ کو دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ گڑھے میں گر کر فاطمہ تکلیف سے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں مجبور ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا رہی ہو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے تو فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے رکو رکو مت جاؤ۔ یہ سن کر حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے خود سے کہتی ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی اور نہ ہی مجھ پہ یقین کرو گی، میرے لیے اس خاندان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلی جاتی ہے تو فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے تم نے پھر سے غداری کی ہے، غدار کے ہی کی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔